हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत खुश होंगे। सॉरी साथियों, इतने दिन तक एकदम आपातकालीन ड्यूटी आ गई थी, तो उन्हीं ड्यूटी को निभाते हुए आपसे रूबरू ना हो पाया। उसके लिए दिल से सॉरी। अब जल्द से जल्द हमेशा वीडियो लाने का प्रयत्न करूँगा। क्या है कि ड्यूटी सबसे पहले है, तो इसीलिए ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए ड्यूटी पे निकल गए थे और फील्ड वर्क भी लंबा रहा था। लंबे फील्ड वर्क की वजह से आप लोगों के बीच में आ भी नहीं पाए। इसके लिए दिल से सॉरी। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जनजातीय आंदोलन। इनके अपन ने लगभग 7 पार्ट पूर्ण कर लिए थे और इनमें अपन भील विद्रोह को पढ़ रहे थे। भील विद्रोह में सन 1861 से लेके 1900 ईस्वी तक के जो भीलों के विद्रोह हुए थे उनको पढ़ रहे थे। और उनमें अपन ने गोविंदगिरी को भी पढ़ा था। गोविंदगिरी ने कौन कौन सी किया था, संप सभा की स्थापना कब हुई थी। तो आज अपन वापस थोड़ा सा देख लेते हैं संप सभा क्या थी, संप सभा के नियम क्या थे और संप सभा की स्थापना कब की थी। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे कि संप सभा क्या थी। तो अपन पढ़ रहे थे संप सभा। क्या पढ़ रहे थे? संप सभा। संप सभा संप सभा की स्थापना है वह मुख्य रूप से 1883 ईस्वी, यानी संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी के अनुसार माना जाता है। 1883 ईस्वी में माना जाता है। और 1905 कौन कहते हैं? राम प्रसाद व्यास। राम प्रसाद व्यास है वह क्या बता रहे? 1905 में। और मानगढ़ धाम का जो अभिलेख है वह मानगढ़ धाम अभिलेख यह कह रहा है कि संप सभा की स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। तो अपने को ये तीनों तिथि याद रखनी है जब ऐसे क्वेश्चन आए कि मानगढ़ धाम अभिलेख के अनुसार संप सभा की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1903 ईस्वी में। और राम प्रसाद व्यास या डॉक्टर राम प्रसाद व्यास के अनुसार 1905 ईस्वी में। और ऐसे ही आए कि संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में। ये तीनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। और अगर आ जाए तो अपने को 1883 ईस्वी या फिर 1903, इनमें से कोई एक ऑप्शन देखना है। तो इन्होंने जो संप सभा की स्थापना की थी, संप राजस्थानी भाषा का शब्द है। ये जो संप है यह राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? आपसी एकता। आपसी एकता। संप का अर्थ होता है आपसी एकता या भाईचारा। आपसी एकता या भाईचारा या अपन कह सकते हैं प्रेम भाव रखना। यही संप सभा का जो शाब्दिक अर्थ है यही था। और इनकी जो शाखाएं थी वह कई गांवों में भी खोली गई थी। इस सभा के माध्यम से गोविंदगिरी ने एक और मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर था, गुजरात था, मालवा के भीलों को संगठित किया और दूसरी ओर भीलों में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उन कुरीतियों को मिटाने का भी पूर्ण प्रयास किया और बुराइयों को दूर करके जागरूक करने का अथक प्रयास किया था। इन सब संप सभा के मुख्य नियम क्या थे? तो आइए उन नियमों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, कौन कौन से इनके नियम थे। तो संप सभा के मुख्य नियम ये थे कि पहला नियम था शराब न पीना। पहला नियम क्या था? कि शराब नहीं पीना। दूसरा नियम था चोरी और लूट मार न करना। तीसरा था डकैती नहीं करना, यानी शराब कभी नहीं पीना चाहिए, चोरी और लूट मार नहीं करनी है, डकैती नहीं करनी है। गांव गांव में स्कूल खोलना, यानी शिक्षा से संबंधित बात भी है। नित्य स्नान करना और ईश्वर पूजा तथा हवन करना भी इनका जो मुख्य नियम था। जो पिछड़ी जाति है उनकी जो आर्थिक या इकोनॉमिक दृष्टि है उनको भी सुधारना था। आपसी विवाद है, उन आपसी विवादों के फैसले है वो पंचायतों में करना और न्यायालय में कभी नहीं जाना। इसके बारे में भी इन्होंने राय दिए थे।
और बेगारी नहीं करना। बेगारी क्या होती है कि किसी काम को करने के बदले या तो पैसे कम दिए जाते हैं या फिर न के बराबर दिए जाते हैं, यानी कम दिए जाते हैं या फिर नहीं भी दिए जाते हैं ना, उसे बेगारी कहते हैं। तो बेगारी भी नहीं करना और अन्याय का विरोध करना, स्वदेशी वस्त्र है इनका भी प्रयोग करना, यह एक संप सभा के मुख्य नियम थे। तो संप सभा का जो पहला अधिवेशन, संप सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1903 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी गुजरात में किया था। यानी संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी, कहाँ पे स्थित है? गुजरात में है। मानगढ़ पहाड़ी गुजरात में संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर प्रतिवर्ष संप सभा का आयोजन होने लगा। यानी संप सभा का प्रतिवर्ष आयोजन, याद रखने योग्य क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष आयोजन कब होता था? तो आश्विन की शुक्ल पक्ष की या आश्विन पूर्णिमा, शुक्ल पूर्णिमा, वैसे पूर्णिमा होती है शुक्ली है, तो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मानगढ़ धाम पे या फिर अपन कह सकते हैं संप सभा का अधिवेशन होने लगा था। तो राजपूताना के एजीजी ने मेवाड़ के रेजिमेंट को जो पत्र लिखा था, अपन ने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि उसमें कहा गया था गोविंद गिरी के जो सिद्धांतों है उसमें भीलों की सामाजिक अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है और जो राजपूत ठाकुर है और अधिकारियों के आदेशों को ये शुभ साप से मानने से इनकार करे। यानी उन्होंने अराजकता फैलाई और झूठी अफवाहें फैलाई थी। एजीजी ने जो मेवाड़ रेजिमेंट को पत्र लिखा था उनमें, और उनमें शराब की बिक्री भी कम हुई है। यानी गोविंद गिरी ने जो ये संप सभा स्थापित की थी इससे काफ़ी सामाजिक प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में उन्होंने अफवाह फैलाई, जिससे क्या है कि उनमें राजा के विरुद्ध ऐसी भावना पैदा कर दी, जिससे भील क्षेत्रों के राज्यों में आबकारी राजस्व है उसमें गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में राज्यों के अधिकारी है वो गोविंद गिरी के पंथ के उपनिदेशकों को अपने भूभागों से बेदखल करने लगे। यानी जो जिस क्षेत्र में ये संप सभा के या संप सभा के समर्थक थे उनको, या गोविंद गिरी के जो समर्थक थे उनको वहाँ से भूदखल या बेदखल किया जाने लगा था। और सत्ता पक्ष था वह भी, जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इसमें शामिल थे अधिकारी, उनको भी अगर भगत आंदोलन का जो समर्थक था उनको अपने पदों से अपदस्थ किया गया। पंथ के जो अनुयायी थे उनको ज़बरदस्ती शराब पिलाई गई। अनेक स्थानों पर पंथ के जो ध्वज थे वो फाड़ दिए गए थे और धूणियाँ थी वो मिटा दी। विशेषकर डूंगरपुर राज्य के जागीरदारों व अधिकारियों ने गोविंद गिरी को भूभाग छोड़ने के लिए बाध्य कर लिया। और गोविंद गिरी थे, अपन ने पढ़ा था गोविंद गिरी जो सन 1908 ईस्वी में ये छोड़ के बेड़सा गांव डूंगरपुर छोड़कर राज्य के पड़ोसी राज्य गुजरात जो उस समय बम्बई प्रांत का भाग था, वहाँ से के ईडर गांव व सूंथ गांव में आ गए थे और यहाँ पे अपनी कर्मस्थली बनाई। सूंथ राज्य में रहते हुए गोविंद गिरी ने आजीविका के लिए उकरेली गांव में कृषक का काम प्रारंभ किया। उन्होंने कृषि कार्य के साथ साथ भीलों में जागृति उत्पन्न की और भीलों के जागीरदारों द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचार व शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के हेतु प्रेरित किया। यानी गोविंद गिरी ने गांव से तो बाहर निकाल दिया था उनको, लेकिन उन्होंने वहाँ पे रह के भी सामाजिक कार्यक्रम के लिए आगे रहे थे। सन 1910 ईस्वी में सुधार आंदोलन का प्रभाव इतना विस्तृत हो गया था और भीलों की जो बढ़ती हुई जागृति से रियासतों के शासक थे वो बौखला उठ गए और शासकों ने अपने पंथ उखाड़ने का, शासकों ने जो उनका पंथ था उनको उखाड़ फेंकने का पूरा प्रयास किया। यानी जिसके जो पहले से दबा हुआ होता है उनको दबाने के लिए वापस प्रयास, उनको आगे उठते हैं तो हर कोई उसको दबाने का ही प्रयास करता है। तो वैसे ही हुआ कि जो शासक थे वो भी बौखला उठ गए थे, वो भी इनका पंथ है उनको यहाँ से हटाने का पूर्ण प्रयास करने लग गए थे और भीलों पर पंथ छोड़ने और मद्यपान करने के लिए इनको विवश किया। यानी भील जैसे थे जो पुराने थे उस रीति रिवाज में डालने का इनको प्रयास किया गया।
शासकों व अधिकारियों की दमनकारी गतिविधियों से भीलों के मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न कर दी और यह सुधार एक उग्र रूप धारण करने की स्थिति में आ गया और भील आंदोलन है वह राजनीतिक आंदोलन छेड़ने के लिए उद्यत हो गए। और इस समय जो भील विद्रोह हुआ था इसका जो कारण था वो कारण क्या था, तो आइए उन कारणों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। भील विद्रोह के मुख्य कारण क्या क्या थे, तो मुख्य कारण में अपन लिखे तो जो भील विद्रोह हुआ था उस भील विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे कि अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण नीति थी। अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण नीति कैसे कि अंग्रेज़ थे उन्होंने जो उदयपुर के भील थे उनके साथ या उदयपुर के भीलों के प्रति तो सफल रहे थे, लेकिन अन्य क्षेत्र के जो डूंगरपुर थे, बांसवाड़ा था और प्रतापगढ़ में जो भील रहते थे उनके अधिकार व सुविधाएं प्रदान नहीं की थी और समान अवस्था के समान सामाजिक समुदाय में रहने के बावजूद भी अंग्रेजी सरकार ने उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई थी। इसलिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के भीलों ने गोविंदगिरी के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यानी उदयपुर के जो भील थे उनको तो इन्होंने अपने अधिकार प्राप्ति में सफल रहे थे, उन्होंने पहले आंदोलन किया था उससे वो सफल हो गए थे, लेकिन जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के भील थे उनको वो अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए क्योंकि समान परिस्थितियाँ थी, लेकिन इनको भी वो अधिकार प्राप्त नहीं किया। अंग्रेज़ों ने इनके साथ भेदभाव किया, इसलिए इन्होंने गोविंदगिरी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया था। अब दूसरा है जंगली उत्पादों से संबंधित अधिकारों की समाप्ति। तो इसमें भी लंबे समय से अपनी आजीविका है वो जंगलों पर ही चलाते थे या जंगलों पर ही निर्भर थे। तो वो नई व्यवस्था में भीलों को जो जंगलों के उत्पादों के निःशुल्क उपभोग था उस पर भी रोक लगा दी थी। तो इससे महुआ के वृक्षों का स्वामित्व है या उनके घरों के उपयोग हेतु लकड़ी का अधिकार है या फिर जंगल में पशु सराहने हैं, ये भीलों के जो अधिकार थे ये अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे। और नई व्यवस्था के अंतर्गत भील लोग कर चुकाए बिना जंगल की वस्तुएं प्राप्त नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इन्होंने यह विद्रोह करना उचित समझा था। अब है नई भू राजस्व व्यवस्था। नई भू राजस्व व्यवस्था ये थी कि जंगलों के अधिकार छीन लिया जाने के बाद जो कृषि व्यवस्था थी वो अपनाने के लिए बाध्य हुए, तो इस प्रकार के जागीरदारों व शासकों के नियंत्रण में आ गए और उन्होंने अत्यधिक भू राजस्व वसूल करते थे। और भू राजस्व निर्धारण की मुख्य पद्धति बट्टाई थी और बट्टाई के तहत भू राजस्व अधिक भार था वह भीलों पर आ गया था और भुगतान न करने की स्थिति में भूमि से इनको बेदखल कर दिया जाता क्योंकि भूमि का मालिकाना अधिकार जागीरदारों या शासकों का था, जबकि भील किराएदार की हैसियत पर उस भूमि से खेती करते थे। लेकिन उनको जब वो खेती में जो अपना राजस्व वसूल करने में असफल होते तो उनसे ज़मीन भी छीन ली जाती और जो अनाज उत्पन्न होता वो भी छीन लिया जाता था। इस पर भी भारी शोषण और उत्पीड़न में फंसे होने के कारण उन्होंने विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और बैठा बेगार प्रथा, यानी जो भील क्षेत्र थे वो बड़े पैमाने पर बैठकर बेगार प्रथा प्रचलित थी। इनमें सरकारी कर्मचारी और जागीरदारों के लिए भीलों को बेगार देने के लिए विवश किया जाता था, जिससे भीलों में असंतोष था, लेकिन गोविंदगिरी की शिक्षाओं में उनमें जागृति और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ और वह विद्रोह करने के लिए आगे आए। दोषपूर्ण आबकारी नीति। दोषपूर्ण आबकारी नीति क्या थी कि प्राचीन काल में भीलों को व्यक्तिगत तौर पे शराब बनाने की छूट थी और भील है वो महुआ के फूलों से देसी शराब तैयार करते थे जिसे मावड़ी कहते थे। अब मावड़ी क्या होता है कि भील है जो महुआ के फूलों से देसी शराब तैयार करते थे उन्हें मावड़ी कहते थे। सूत व इडर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, डूंगरपुर आदि छोटी छोटी रियासतों की आय का मुख्य स्रोत है वो इन भीलों की जो शराब थी यह आय का मुख्य स्रोत थी। कांकी, सूत की, इडर की, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़ की। और नई व्यवस्था के तहत भीलों को निजी रूप से शराब बनाने पर रोक लगा दी और शराब बनाने का अधिकार मात्र राज्य के पास ही चला गया, जिससे भीलों में असंतोष उत्पन्न हुआ। और गोविंदगिरी द्वारा चलाए गए सुधार आंदोलन के तहत भीलों ने शराब पीना ही छोड़ दिया, जिससे उनकी आय तो कम तो हुई लेकिन सामाजिक सुधार में भी वो हुए, जिससे राज्य और शराब के जो बड़े ठेकेदार थे उनकी बड़ी आर्थिक हानि हुई और पुराने ढंग से रहने के लिए शराब पीने के लिए बाध्य किया और शराब का मुद्दा भील विद्रोह का मुख्य कारण बना। अब सत्ता पक्ष
का भीलों के प्रति जो किया जाने वाला दुर्व्यवहार था, यानी सत्ता पक्ष उनको विभिन्न प्रकार के जैसे भूमि का लगान है या फिर जंगल की वस्तुओं से संबंधित नियम है या बेगार है या आबकारी कानून है, इनके लेके राज्य के जो कर्मचारियों या भीलों को इन्होंने जो बहुत तंग किया था, इनकी वजह से भी इन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ किया था और सरकार की दमनकारी नीति थी, इनके फलस्वरूप भी बड़ा रोष हो गया था। इनसे प्रेरित होकर सन 1911 ईस्वी में गोविंद गिरी ने वापस जन्मस्थली बेड्स आए थे। सन 1911 ईस्वी में गोविंद गिरी वापस जन्मस्थली बेड़सा गांव आए और बेड़सा गांव में अपनी धूनी स्थापित कर आधुनिक पद्धति से उपदेश देना प्रारंभ किया और अपनी रक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त किया। कोतवाल धार्मिक मुखिया होने के साथ साथ भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। गोविंद गिरी के बढ़ते प्रभाव से अप्रैल 1923 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 बार जेल से मुक्त हुए डूंगरपुर राज्य से बाहर जाने के लिए बाध्य किया। तो गोविंद गिरी ने 13 अप्रैल 1913 ईस्वी में डूंगरपुर से ईडर राज्य के रोजड़ा गांव चले गए और वहाँ जहाँ ईडर के राजा गोविंद गिरी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, गोविंद गिरी ईडर के अपने साथियों के साथ बांसवाड़ा और सूत के राज्य की सीमा के निकट मानगढ़ पहाड़ी की ओर चले गए। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में विकट वन होने पर यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और गोविंद गिरी अपने शिष्यों के साथ सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त करने के लिए राशन पानी की व्यवस्था भी इस पहाड़ी की किलेबंदी की थी। यानी ईडर गए, ईडर से वापस सूत बांसवाड़ा सूत में गए, फिर मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए और यहाँ पे मानगढ़ पहाड़ी थी, यह इनके लिए रहने को उपयुक्त थी क्योंकि यहाँ पे इनको जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं थी वहीं पे ही मिलना प्रारंभ हो गई थी। राशन पानी हथियार भी यहाँ पे आने लगे थे और 25 अक्टूबर को भील सूत राज्य पर आक्रमण करेंगे। इन्होंने गोविंद गिरी के विरोधियों ने अफवाह फैलाई थी। तो 30 अक्टूबर 1913 ईस्वी को सूत पुलिस के निरीक्षक जमावदार यूसुफ खान और सिपाही गुल मोहम्मद ने मानगढ़ पहाड़ी पर इन पुलिस वालों को पता लगाने का आदेश दिया कि इन भीलों के द्वारा जो क्या किया जा रहा है इसको जानकारी रखा जाए। तो गुल मोहम्मद को एक सिपाही ने वहाँ पे गए तो पुलिस वालों को बंदी बना लिया और गुल मोहम्मद को इन्होंने मार डाला। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में भीलों ने सूत किले पर आक्रमण किया और इन हिंसक गतिविधियों से सूत बांसवाड़ा और ईडर के शासक भयभीत हो गए। उन्होंने राजपूताना के एजीजी से गोविंद गिरी को गिरफ्तार करने और भीलों को दमन करने हेतु प्रार्थना की थी। किशन से 10 नवंबर 1913 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां 104 वेल्लेजली राइफल्स की एक कंपनी और 7वीं रेजिमेंट की एक कंपनी ने जाट रेजिमेंट कंपनी मानगढ़ जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची थी। तो अपन पढ़ रहे थे कि 6 से 10 नवंबर 1913 ईस्वी में जो मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनी वो और एक जाट रेजिमेंट थी और 104 वेल्लेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट है, ये सब संयुक्त थे। वह इनको कुचलने के लिए मानगढ़ पहाड़ी को और बढ़ने लगे थे। तो नवंबर 1913 में इस संयुक्त सेना ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और पहाड़ी पर जाने वाले भीलों का रास्ता रोक दिया और उन्हें वापस लौटने की सलाह दी। अंग्रेज अधिकारी गोविंद गिरी से मिलना चाहते थे और 12 नवंबर 1913 ईस्वी को गोविंद गिरी ने अपने प्रतिनिधियों के हाथों एक पत्र अंग्रेज अधिकारियों के पास भेजा था। यानी 12 नवंबर 1913 ईस्वी को गोविंद गिरी ने एक पत्र भेजा था अपने प्रतिनिधि के हाथ, जिनमें जो मांगे थी वह मांगे अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब आपके सामने हमेशा रूबरू होंगे क्योंकि अब तो वैसे ड्यूटी से भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कह सकते, पर फिर भी 1 महीने के लिए कहीं कोई सफ़र में नहीं जाना होगा, तो आपके बीच ही रहेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू।